लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरने के बाद अब सरकार ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए के नेता आज से सड़क पर उतरकर विपक्ष की घेराबंदी करेंगे। लोकसभा में बिल को गिरते ही बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए के फ्लोर लीडर्स के साथ संसद भवन में बैठक की और पूरे देश में विपक्ष के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला किया। बैठक में तय हुआ है कि जिन विपक्षी दलों के सांसदों ने लोकसभा में बिल का विरोध किया है, उनके संसदीय क्षेत्रों में एनडीए के नेता जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह अभियान 1 सप्ताह के अंदर शुरू हो जाएगा। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल गिरते ही बीजेपी आक्रामक मूड में आ गई है। लखनऊ में देर रात उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोला। विधानसभा के सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का झंडा जलाया गया। अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस की निंदा करते हुए कहा कि इन सभी विधर्मियों को लेकर झंडा जलेगा और पार्टियां भी खत्म होंगी। औरतों के अधिकार का विरोध करने वालों को नारी शक्ति काफी माफ नहीं करेगी। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल के गिरते ही एनडीए की महिला सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए की महिला सांसदों ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। महिला सांसदों ने कहा कि महिलाओं का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश की महिलाओं का श्राप उन्हें खत्म कर देगा। चिराग की पार्टी की सांसद श्यामभाभी चौधरी ने कहा कि आज देश के लोकतंत्र के लिए काला दिन है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों की तुष्टीकरण की राजनीति महिलाओं के हक पर भारी पड़ी। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने बीजेपी की महिला सांसदों के विरोध प्रदर्शन को दिखावा बताया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि सांसदों ने यहां तो बिल को पढ़ा ही नहीं है या ये जागरूक नहीं है। इकरा हसन ने कहा कि यदि वाकई सरकार महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है तो 2023 के महिला आरक्षण बिल को लागू कर दें। बीजेपी के महिलाओं का नाम लेकर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश नाकाम हुई है। महिलाओं को लेकर आरक्षण और लोकसभा में संशोधन बिल के गिरने के बाद जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। डीएमके ने पार्टी मुख्यालय के अरिवालयम में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। देश की आधी आबादी को संसद में 33% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा क्योंकि विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। इस पर अमित शाह ने दुख जताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं से उनका हक छीनकर सेलिब्रेट करना शर्मनाक है। विपक्ष को हर हरकत का हर्जाना भुगतना पड़ेगा। महिलाएं हर चुनाव में विपक्ष को इसका जवाब देंगी। कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी महिला आरक्षण बिल पर सरकार की हार को लोकतंत्र की जीत बता रही हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को परिसीमन से जोड़े जाने को कांग्रेस कभी मंजूर नहीं करेगी। कांग्रेस को महिला विरोधी बताने पर प्रियंका गांधी भड़क गई और हाथरस, उन्नाव और मणिपुर का हवाला देते हुए बीजेपी को लेकर उन्होंने विरोध जताया। महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के बाद संसद के बाहर आकर राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार की नीयत महिलाओं को आरक्षण देने की नहीं थी। अगर सरकार 2023 के बिल के आधार पर प्रस्ताव लाती तो सारे विपक्षी दल उसे सपोर्ट करते। उन्होंने कहा कि सरकार महिला बिल नहीं लाई थी। ये सरकार की हिंदुस्तान के इलेक्टोरल स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी जिसे विपक्ष ने रोक दिया। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने संविधान संशोधन बिल गिरने पर संतोष जताया है। अखिलेश ने कहा है कि विपक्षी दलों ने डिलिमिटेशन को लेकर सरकार के इर्द गिर्द ऐसी लक्ष्मण रेखा खींची जिसको सरकार पार नहीं कर सकी। इन्होंने कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध नहीं किया। विपक्ष महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में है। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा कि ऑपोजिशन पार्टीज महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है। विरोध तो महिला आरक्षण को डिलिमिटेशन से जोड़ना था क्योंकि डिलिमिटेशन एक अलग विषय है और इसलिए विपक्ष ने संविधान संशोधन बिल के खिलाफ वोट किया। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए बिल लाई थी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह नारी उत्थान का विरोध किया है उसे देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, आज कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस ने जिस तरह महिलाओं को धोखा दिया उसका नतीजा चुनाव में जरूर मिलेगा। अमरावती की पूर्व सांसद नवनीत राणा महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देते वक्त अपने आंसू नहीं रोक पाई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया है उनको देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी। नवनीत राणा ने कहा कि विपक्ष ने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश की महिलाओं का अधिकार छीना है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के बाद मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में भिंडी बाजार, नागपड़ा और भाईखला में निराशा का माहौल देखने को मिला। कुछ महिलाओं ने कहा कि विपक्ष की राजनीति के कारण बिल पास नहीं हो सका और आने वाले चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा।
लोकसभा में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर वोटिंग से पहले चर्चा हुई, जिस पर अमित शाह ने जवाब दिया। शाह ने कहा कि विपक्ष के लोग बिल का नहीं, महिलाओं के लिए आरक्षण के विरोधी हैं। शाह ने संसद में कहा कि परिसीमन कराने से दक्षिण की ताकत बढ़ेगी और सीट्स के हिसाब से वोटर का कैलकुलेशन सटीक बैठेगा। शाह ने दावा किया कि हमने इन बिल को इस तरह से डिजाइन किया है जिससे 2029 के लोकसभा चुनाव तक महिला आरक्षण को धरातल पर उतारा जा सके। पीएम मोदी आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कोयम्बटूर की 10 विधानसभा सीट और अविनाशी सीट पर खड़े हुए एनडीए के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी आज शाम को 5 बजे अविनाशी रोड पर ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी सुबह 11:30 बजे पोनेरी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि राहुल की दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे रानीपेट जिले के पदी अनालूर में होगी। राहुल गांधी दोपहर 3:30 बजे थुरैयूर में लोगों से कांग्रेस डीएमके गठबंधन के लिए वोट की अपील करेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ब्रिटिश नागरिकता के मामले में राहुल पर एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी से मामले की जांच कराने को कहा है। मामला 2024 लोकसभा चुनाव का है। राहुल गांधी के रायबरेली से सांसद बनने के बाद कर्नाटक बीजेपी के नेता विघ्नेश शिशिर ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी। अर्जी में राहुल गांधी के पास ब्रिटिश सिटीजनशिप होने का आरोप लगाया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में सीएम ममता बनर्जी ने जनसभा को संबोधित किया। दीदी ने सीधे प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे 7 बार संसद में जाने का मौका मिला, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूं कि मैंने नरेंद्र मोदी जैसा पीएम नहीं देखा। ममता ने कहा कि मोदी के साथ में मोटा भाई को भी लाए हैं। बीजेपी ने बंगाल में ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को भी काम पर लगा दिया है, लेकिन बंगाल के लोग बीजेपी को सबक सिखाएंगे। दिल्ली के पौष इलाके सीआर पार्क में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। तारा अपार्टमेंट के एक फ्लैट में घुसकर आरोपी ने पिता और बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस हमले में बीच बचाव करने आए एक शख्स भी घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है, लेकिन फिलहाल वो फरार है। बताया जा रहा है कि डबल मर्डर के पीछे पैसों के लेन देन की आशंका है। मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक की टीम मौजूद है और जांच में जुटी है। मणिपुर में 2 बच्चों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार हिंसक होता जा रहा है। पूर्वी इंफाल जिले में कर्फ्यू के बावजूद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। बीती रात भारी तादाद में महिलाओं ने मशाल जुलूस निकाली। सुरक्षा बलों ने रैली को रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। तनाव बढ़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये प्रदर्शन 7 अप्रैल को बिष्णुपुर जिले में हुए एक बम धमाके में 2 बच्चों की मौत के विरोध में था। तमिलनाडु में एक पेंट की दुकान में बीती रात भीषण आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरी दुकान खाक हो चुकी थी। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं। उज्जैन में कॉलोनी में उत्पात मचाने वाले बदमाशों पर पुलिस का कहर टूटा है। पुलिस ने बदमाशों की हेकड़ी निकालने के लिए पहले घटनास्थल ले जाकर जुलूस निकाला, फिर जमकर लाठी बरसाई। इन बदमाशों ने 2 कार और 2 बाइक में तोड़फोड़ की थी और वारदात के बाद फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने कुल 5 आरोपियों में से 3 को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। इंदौर के नवलखा इलाके से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक बाइक सवार पर अचानक पेड़ गिर गया। गनीमत रही कि हेलमेट के चलते बाइक सवार की जान बच गई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरों में देख सकते हैं बीच सड़क से गुजरने के दौरान कैसे बाइक सवार पर यह पेड़ गिरता है। लुधियाना में हर्निया के ऑपरेशन के दौरान एक मरीज पूरे होश में ऑपरेशन थिएटर में गाना गुनगुनाता रहा। डॉक्टर ने मरीज को बिना बेहोश किए पूरा ऑपरेशन किया। मरीज को डॉक्टर्स ने जब बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देने की बात कही तो उसने साफ मना कर दिया और डॉक्टर से अपील की कि उसे बेहोश ना किया जाए। ऑपरेशन के दौरान उसके पसंदीदा पुराने फिल्मी गाने चलाए जाएं। इस मामले का वीडियो वायरल हुआ है। पूर्वोत्तर रूस में ब्लैक सी के पोर्ट सिटी ट्वाप्से पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें ट्वाप्से के तटीय इलाके में मौजूद एक ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं के काले बादलों का गुबार छा गया। ड्रोन अटैक में एक 14 साल की बच्ची सहित 2 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ट्वाप्से पर यूक्रेनी सेना ने ड्रोन अटैक किया था और रिफाइनरी सहित रिहायशी इलाकों को भी टारगेट किया। यूक्रेन के हमले में 6 इमारतें, 24 घरों और 3 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा है। दक्षिण यूक्रेन के औद्योगिक शहर ज़पोरिज़िया पर रूस ने ड्रोन अटैक किया, जिसमें एक बच्चे सहित 7 नागरिक बुरी तरह से जख्मी हो गए, जिनमें से 4 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया है।
रूसी सेना ने ज़पोरिज़िया के रिहायशी इलाके को टारगेट करके ड्रोन अटैक किया था। हमले में कई रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियां तबाह हो गईं। लेबनान में सीजफायर के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह से खोल दिया गया है। जब तक लेबनान में सीजफायर रहेगा तब तक हॉर्मुज से कमर्शियल जहाजों की आवाजाही चलती रहेगी। इस पर ट्रंप ने भी सहमति जताई है। ट्रंप ने पोस्ट करके ईरान को धन्यवाद कहा है। कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है, लेकिन हथियारों और बाकी सामानों की डिलीवरी अब भी स्थगित रहेगी। ईरान ने इसका ऐलान किया है, लेकिन ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस कर दिया और इसलिए उसे हॉर्मुज से पीछे हटना पड़ा। ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान से पूरी तरह डील नहीं हो जाएगी तब तक अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान और अमेरिका के बीच जारी 2.5 हफ्ते का सीजफायर 21 अप्रैल को खत्म हो रहा है। खबर है कि इससे पहले ही दोनों देशों का डेलीगेशन फिर मीटिंग करेगा। इस्लामाबाद में अगली बैठक को लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है। सोर्सेस का दावा है कि ईरान और अमेरिका 60 दिन के शांति प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी से लेकर न्यूक्लियर डील तक मसौदा तैयार हो रहा है। आईपीएल में आज डबल हेडर मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। आईपीएल 2026 सीजन में बेंगलुरु ने 5 मुकाबलों में 4 में जीत हासिल की है, तो वहीं पर दिल्ली कैपिटल्स ने 4 में से 2 मुकाबले जीते हैं। आईपीएल के इतिहास में दिल्ली और बेंगलुरु दोनों टीमें 33 आमने सामने आई हैं, जिसमें से 20 बार जीत आरसीबी के खाते में गई है, जबकि दिल्ली ने 12 मुकाबले जीते हैं। एक मैच बेनतीजा रहा है। आईपीएल के आज के दूसरे डबल हेडर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच टक्कर होगी। मैच शाम को 7:30 बजे हैदराबाद में शुरू होगा। आईपीएल 2026 सीजन में लगातार 3 हार के बाद चेन्नई ने दमदार वापसी की है। चेन्नई ने अपने आखिरी 2 मैच शानदार अंदाज में जीते हैं। हैदराबाद ने टूर्नामेंट के 5 में से 2 मैच जीते हैं। आईपीएल में हेड टू हेड चेन्नई और हैदराबाद का 22 बार सामना हुआ है, जिसमें 15 बार चेन्नई और 7 बार हैदराबाद को जीत मिली है। आईपीएल में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। अहमदाबाद में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने कैमरन ग्रीन की अर्धशतकीय पारी की मदद से 180 रन बनाए, जबकि गुजरात ने 2 बॉल बाकी रहते मैच अपने नाम कर लिया। गुजरात के लिए कैप्टन शुभमन गिल ने 86 रन की शानदार पारी खेली है। गेंदबाजी में जीटी की ओर से कगिसो रबाडा ने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच बने।